हेलो दोस्तों, स्वागत है एयू कैंपस पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, जिसमें जितने भी विद्यार्थी अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं उन्हें इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट अलॉट हुआ है। तो उनमें देखिए, जितनी भी क्लासेस आप लोगों की चल भी रही हैं, बहुत सारे प्रोफेसर्स ले भी रहे हैं, तो इस टाइम में आपको उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाया भी जा रहा होगा दोस्त। लेकिन इसमें से हमारे बहुत सारे भाई या बहन होंगे जो इंटर के बाद मतलब साइंस बैकग्राउंड से होंगे और उनका पहली बार सामना हो रहा होगा इकोनॉमिक्स से। तो उनको समझने में बहुत छोटी छोटी चीज़ें, इसमें इसकी जो शब्दावली है, इसके जो कुछ फंडामेंटल कंसेप्ट हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से। अगर आप लोगों को आ रहा है चीज़ पहले से पता है तो स्पीड को 2x पे करके देख लीजिएगा, लेकिन लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद आज इसमें पहले ही ये बात समझ लीजिए कि क्या इसको पढ़ने से हमारे एग्ज़ाम में कुछ आएगा। आपके एग्ज़ाम में ऐसा कुछ नहीं आएगा आज मैं जो बताने जा रहा हूँ, लेकिन ये ऐसी समझ बनेगी जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ने लग रहे होंगे, तब आपको इसकी एक समझ ज़रूरी होनी चाहिए। शब्दावली यूज होती है, जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय छोटे एवं भाइयों, आज सबसे पहले ये समझने का प्रयास करिए, आपकी अगर हम आपसे पूछे अर्थशास्त्र है क्या, तो आप लोगों ने एक नाम सुना होगा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ मनी। और ये लिखा कौन था? एडम स्मिथ ने। उन्होंने 1776 में एक बुक लिखी जिसका पूरा नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, जिसे आप शार्ट में वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से याद किए होंगे। ये बात है, लेकिन हमको इस पे बात नहीं करना है, हम आपको कुछ छोटे छोटे टर्म बता रहे हैं। सबसे पहले जो आपको सबसे ज़्यादा यूज होगा, पिछले अगर शुरुआती एस एल लाल की बुक आप 50 पेज पढ़ेंगे तो इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण दो शब्द यूज होंगे। एक होगा क्लासिकल अर्थशास्त्री, एक होगा नियो क्लासिकल अर्थशास्त्री। ठीक है, एक होगा क्लासिकल और एक होगा नियो क्लासिकल। ये दो टर्म इतने इंपॉर्टेंट है अर्थशास्त्र में कि जो आपकी पूरी पकड़ को मेंटेन करेंगे। आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है दोस्त। देखिए, बहुत इत्मीनान से बात को सुनने और समझने का प्रयास करिए दोस्त। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों क्लासिकल अर्थशास्त्र की। सबसे पहले बात किसकी करते हैं? क्लासिकल अर्थशास्त्र की, या क्लासिकल अर्थशास्त्र है क्या, इसको समझते हैं। देखिए दोस्तों, जो हमारी पूरे अर्थशास्त्र में दो तरीके की आइडियोलॉजी आई है। ये जो क्लासिकल अर्थशास्त्री हैं, जिसे आप लोग क्लासिकल अगर नाम सुनेंगे तो आपको सबसे पहले आपके दिमाग में बात आनी चाहिए एडम स्मिथ की। दोस्तों, जो क्लासिकल अर्थशास्त्री हैं वो पूर्ण रोजगार की अवधारणा में विश्वास करते हैं। पूर्ण रोजगार का मतलब ये है दोस्त, ये सारा जो क्लासिकल अर्थशास्त्र का पीरियड है, ये 1930 के पहले की ये पीरियड है। और इसमें मार्शल जैसे अर्थशास्त्री उसके बाद आते हैं और ये पूर्ण रोजगार में विश्वास रखते हैं। इनमें बहुत सारे एजम्पशन होती हैं जो इररेलीवेंट होती हैं। तो अगर आपको कहीं भी क्लासिकल अर्थशास्त्र की चर्चा हो तो आप लोग इस बात को समझिएगा, एडम स्मिथ को याद करिएगा। और एडम स्मिथ से आप बस इतना समझिएगा कि अगर एडम स्मिथ की जो डेफिनेशन दी है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, तो ये बात जाहिर तौर पे साफ है कि वो सिर्फ धन को ही महत्व दे रहे हैं, उसके अलावा और कोई बात नहीं कर रहे। ये क्लासिकल अर्थशास्त्री हैं। क्लासिकल अर्थशास्त्री का मतलब ये है कि ये पूर्ण रोजगार की अवधारणा में विश्वास रखते हैं। वहीं दोस्त बात करें 1930 के बाद के दशक में, आते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री हुए कीन्स और पीगू। इन लोगों ने मिलकर एक जो अर्थशास्त्र था उसका जो पढ़ने का स्वरूप था उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। आप लोग पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में भी, जब माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो उसमें भी आप ये सारी कंसेप्ट पढ़ेंगे। और आपको ये समझना ज़रूरी है कि दोस्त, जब जो है कि कीन्स और पीगू जैसे अर्थशास्त्री आते हैं, तो वो जो अवधारणा बनी रही थी 1940 से पहले तक की क्लासिकल अर्थशास्त्रियों की, उसका पूरी तरीके से खंडन करते हैं और ये मानते हैं कि पूर्ण रोजगार की अवधारणा बिल्कुल गलत है। और वहीं से ये शुरू होता है नियो क्लासिकल की अवधारणा। नियो क्लासिकल में दोस्त, नियो क्लासिकल में आप ये समझिए कि ये लोग मनी की तो बात करते हैं, मनी के साथ साथ ह्यूमन वेलफेयर की बात करते हैं। ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है दोस्त, आज के समय में जो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी जाती है वो इसी आधार पे दी जाती है कि अर्थात धन का विज्ञान होकर सीमित ना होगी, उसको जब तक मानव व्यवहार में ना लाया जाए तब तक उसका कोई महत्व नहीं है। देखिए, आप लोग इसको पढ़े होंगे, आप लोग इसको शुरुआती 10-5 पेजों में आएंगे और वहाँ से और डिटेल में पढ़ सकते हैं इन सारी चीज़ों को। समझ रहे हैं दोस्त?
अब इसके बाद दोस्त दो छोटे छोटे कंसेप्ट और हैं। पहला कंसेप्ट आप ये समझ लीजिए, पहला कंसेप्ट आप ये समझिए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है और माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। देखिए MICR हो और उसमें AMACR हो है। इसको हिंदी में व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं, इसको हिंदी में समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। इन दोनों शब्दावलियों का मतलब क्या है। देखिए दोस्तों, अर्थशास्त्र ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रांच है, दो बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा हैं। एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स। दोस्तों माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब ये होता है कि जब हम किसी इंडस्ट्री या किसी फर्म का उसके यूनिट लेवल पर अध्ययन करें, उसके डिमांड और सप्लाई का यूनिट लेवल पर अध्ययन करें, तो उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स या व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। और माइक्रो का मतलब ही होता है छोटा, उसके छोटे स्तर पे उसमें कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, उसमें कितना रेवेन्यू आ रहा है, ये सारी चीज़ आप लोग पढ़ेंगे कि उसमें कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना कॉस्ट लग रहा है, कॉस्ट फंक्शन क्या है, प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें ही पढ़नी है आगे। इसी सारे से प्रश्न भी आते हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब दोस्त है कि हमें किसी पर्टिकुलर फर्म या पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में पढ़ना होगा। उसमें हम बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट मान लिया करेंगे और उसी के आधार पे अपनी थ्योरी को इवेलुएट करेंगे। बात समझ आई। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में दोस्त क्या होता है कि हम उसका ब्रॉड लेवल पर अध्ययन करते हैं। उसी फर्म और इंडस्ट्री का जो आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे, उसी को हम लोग सेकेंड ईयर में आके नेशनल इनकम अकाउंटिंग की बात करेंगे, राष्ट्रीय आय की बात करेंगे। तो हम उसको पूरे राष्ट्र के स्तर पर और इंटरनेशनल स्तर पर देखेंगे। तो आई होप आप लोग माइक्रो और माइक्रो का भी कंसेप्ट समझ गए होंगे। अब देखिए, इसके पहले इतनी जो ये सारी चीज़ हैं आप लोग अपनी बुक में पहले एक बार सिर्फ पढ़ लेना है। ये किसी एग्जाम में मतलब ऐसे तो कॉम्पिटिटिव में तो आता ही है, लेकिन यहाँ यूनिवर्सिटी में कमेंट लिखने के लिए क्वेश्चन आ सकते हैं, बाकी इससे कोई प्रश्न नहीं आते हैं। आपके जितने भी प्रश्न आएंगे वो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, उपभोक्ता के व्यवहार पे आएंगे। उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत हैं आप में, लाभ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के नियम है, लाभ की मार्जिनल यूटिलिटी है, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, प्रश्न इससे आते हैं। हम लोग बहुत ही बारीकी से बहुत छोटी छोटी चीज़ों को समझेंगे। बाकी आप लोग प्रोफेसर की क्लास लेते रहिए, जहाँ से भी जितने कंटेंट मिल पा रहे हैं उसको यूटिलाइज करने का प्रयास कीजिए। अब उसके बाद दोस्त हम लोग दो कंसेप्ट सीख चुके हैं। अब हम लोग तीसरा एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट सीखेंगे। अब हम लोग सीधे उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत पे आ जाते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम या कंज्यूमर बिहेवियर पे आ जाते हैं। देखिए दोस्त, कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब या उपभोक्ता व्यवहार का मतलब कि देखिए, अगर आप गए मार्केट, अगर आप गए मार्केट और आपने एक दुकान पे गई और आपको 1 किलो आलू लेना है, आप एक दुकान पर गए, वहाँ का रेट पूछा, वहाँ पे कहा 15 रुपये किलो, आलू छोटा था। आप दूसरे मार्केट दूसरे दुकान पे गए, वो कहा 20 रुपये किलो है, लेकिन आलू की साइज़ अच्छी थी, आलू की क्वालिटी अच्छी थी। तो दोस्त, उपभोक्ता व्यवहार का मतलब ये है मेरे प्यारे दोस्तों कि एक उपभोक्ता, एक कंज्यूमर विभिन्न परिस्थितियों में अपना व्यवहार कैसे करता है किसी वस्तु के प्रति, इसी को हम उपभोक्ता का व्यवहार कहते हैं। शाब्दिक अर्थ से भी बात बिल्कुल स्पष्ट है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसके बाद हम लोग, आप इसके पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म आता है, यूटिलिटी क्या होती है, जिसे हिंदी में उपयोगिता कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहीं से आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका असली जो मतलब चैप्टर स्टार्ट होता है वो यहीं से होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइए पहले हम आपको बताते हैं कि यूटिलिटी क्या होती है या उपयोगिता क्या होती है। उपयोगिता या यूटिलिटी क्या होती है। इससे पहले दोस्त, आप हमारे सिर्फ एक प्रश्न का जवाब दीजिए। हमारे सिर्फ एक प्रश्न का जवाब आप दे दीजिए कि हम कोई वस्तु खरीदते ही क्यों हैं। हमें बस एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए कि हम कोई वस्तु खरीदते ही क्यों हैं, हमें उसको खरीदने की ज़रूरत क्या है। मेरे प्यारे दोस्तों, हम किसी वस्तु को इसलिए परचेज करते हैं क्योंकि उसमें हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करने की क्षमता होती है, टेंडेंसी होती है। जैसे अगर हमारी आवश्यकता है कि हमें 1 कैलोरी एनर्जी चाहिए, तो हमें 1 कैलोरी एनर्जी के लिए हम सेब भी खा सकते हैं, हम कोई और भी सब्स्टिट्यूट चीज़ ले सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, वो अगर हम कोई वस्तु ले रहे हैं तो वो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करेगी, और यही जो आवश्यकता पूर्ण करने की टेंडेंसी होती है, इसी को उस वस्तु की उपयोगिता कहते हैं। बात बिल्कुल साफ है दोस्त, बात समझ गए। देखिए, अब इसके बाद समस्या आती है कि इस यूटिलिटी को मेज़र कैसे किया जाए, मेजरमेंट कैसे किया जाए, इसको मापा कैसे जाए। देखिए, इसके दो अप्रोच हैं आप लोगों में, और दोनों ही अप्रोच अपने में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहला एक है कार्डिनल अप्रोच, जो इसे संख्यावाचक
उपागम कहते हैं हिंदी में दोस्त। कार्डिनल अप्रोच का मतलब ये है कि वो मानते हैं कि यूटिलिटी को हम यूनिट में मान सकते हैं। जैसे अगर हमने 1 किलो सेब खाया तो उससे हमसे 5 यूनिट यूटिलिटी मिली, उसको संख्यावाचक उपयोगिता भी कहते हैं। और इसका एक है ऑर्डिनल अप्रोच है, जिसमें हम उपयोगिता को माप नहीं सकते। ये वाली बात कहेंगे। देखिए इसमें जो पहली है कार्डिनल अप्रोच, इसमें जेवेंस जैसे और गॉसिन जैसे अर्थशास्त्री आएंगे। और वहीं आप चलेंगे जब आगे पढ़ेंगे ऑर्डिनल अप्रोच को, तो उसमें अर्थशास्त्री ये विश्वास करेंगे दोस्त कि हम उपयोगिता को मेजरमेंट कर ही नहीं सकते। अगर हम आपसे पूछे आप 1 किलो सेब खाएं या आप एक सेब खाएं, तो आप ये नहीं कह सकते कि हमसे इसको हम मतलब हमें इससे इतनी एनर्जी मिली या हमें इससे इतनी उपयोगिता मिली। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि हमने जो पहला सेब खाया उससे जितनी एनर्जी मिली या उससे जितनी हमें उपयोगिता मिली, और जो दूसरा सेब खाया उससे इसकी कंपेयर कर सकते हैं, ये बता सकते हैं कि इससे कितनी कम है। लेकिन ये नहीं उससे बता सकते हैं कि ज़्यादा है कि कम है, लेकिन ये कभी नहीं बता सकते कि उससे कितनी कम है। बात को स्पष्ट तरीके से समझ पा रहे होंगे दोस्तों। बहुत आराम से समझना है, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन यही छोटी छोटी बातें आपके एग्जाम में मार्क्स बढ़ाएंगी, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएंगी। तो प्लीज़ लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब इसके बाद दोस्त इसमें आपके अलग अलग दृष्टिकोण आएंगे। जैसे हम आपसे अगर बात करें कार्डिनल अप्रोच में, जिसमें आपके संख्यावाचक अप्रोच की बात करें मेरे दोस्तों, तो इसमें आपका इंडिफरेंस कर्व इसी में आएगा। और इसी में आप लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम भी। अब उसके बाद दोस्त हम आपको 3 छोटे छोटे कंसेप्ट और बताएंगे उपयोगिता से, कि उपयोगिता होती क्या है। हमने आपको बता दिया कि किसी वस्तु में जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की टेंडेंसी होती है, the goods which have a satisfactory power, and that goods is called, that goods property is called utility, है ना। तो अब हम आपको 3 छोटे छोटे कंसेप्ट बता रहे हैं दोस्त। ये पूरे आपके चैप्टर में, पूरे अर्थशास्त्र में आपकी चारों यूनिट में यूज होगा। बहुत ही इत्मीनान से बात को समझने का प्रयास करिए। 3 टर्म है दोस्त, एक है टोटल यूटिलिटी, एक है टोटल यूटिलिटी, और एक है मार्जिनल यूटिलिटी। ध्यान से समझिएगा। और एक है मेरे दोस्तों एवरेज यूटिलिटी। सबसे पहले बात को समझिए दोस्त, बात को समझिए। टोटल यूटिलिटी क्या है? देखिए ये सारी अवधारणा हमने आपको बताया कि ये माप जो अर्थशास्त्री मानते हैं ये बात कि हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, उनके आधार पे हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए बात को समझिएगा कि तीनों होते क्या हैं। ये तीनों के लिए मैं आपको एक टेबल बना के समझा रहा हूँ दोस्त। मैं इस तीनों के लिए एक टेबल बना के समझा रहा हूँ। बात को समझिएगा, आराम आराम से समझना है। स्पीड आप बढ़ा सकते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से। देखिए यहाँ पे हम आपको एक ऐसी वस्तु का नाम देते हैं, हम आपको एक जीन्स देते हैं। चलिए जीन्स की इकाइयाँ देते हैं। चलिए ठीक है भाई, जीन्स की इकाई देते हैं। हमने मान लिया यहाँ पे जीन्स की कुछ इकाइयाँ हैं, मतलब जीन्स की आपके जीन्स के पैंट हैं। और यहाँ पे आपकी टोटल यूटिलिटी है। यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे मार्जिनल यूटिलिटी होगी, और यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे एवरेज यूटिलिटी। देखिए आपने एक एक जीन्स का पैंट खरीदा मेरे दोस्तों, तो मैं ऐसा एज्यूम कर लेता हूँ कि आपको 8 यूनिट टोटल यूटिलिटी प्राप्त हुई। 8 यूनिट टोटल यूटिलिटी प्राप्त हुई दोस्तों। और आपकी मार्जिनल यूटिलिटी भी 8 होगी, और आपकी एवरेज यूटिलिटी भी 8 होगी। अभी अभी कैसे होगी, अभी 1-2 स्टेप में आप समझ जाइएगा। देखिए अब आज की बात हम बात करते हैं आपसे दूसरे पैंट की। आपने दूसरा पैंट लिया तो इसमें 5 यूनिट यूटिलिटी प्राप्त होती है। ये यूटिलिटी घटेगी क्यों ये भी बताएंगे। अंतर क्या है तीनों को स्पष्ट कर देंगे इस टेबल के माध्यम से, बस आप लोग लास्ट तक देखिएगा। और उसके बाद यहाँ पे हम अब मानते हैं जो दोस्तों, देखिए इसमें जो मार्जिनल यूटिलिटी आएगी वो आपकी आएगी 5, आपकी आएगी 5। और उसके बाद जो आपकी एवरेज यूटिलिटी आएगी, इसमें आप क्या करेंगे मेरे दोस्तों कि 8 और 5 जोड़ के 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे। अगर 2 से भाग दे देंगे मेरे दोस्तों, अगर 2 से भाग दे देंगे इसमें, तो आपका ये आ जाएगा 6.5। इसके बाद हम आप तीसरी यूनिट की बात करते हैं। तीसरी यूनिट में हमने मान लिया कि हमको 1 यूनिट यूटिलिटी प्राप्त हुई, तो टोटल उतनी ही होगी। अगर हम आपसे मार्जिनल की बात करें तो मार्जिनल यूटिलिटी भी 1 यूनिट होगी दोस्तों। और अगर एवरेज की बात करें तो ऐसे आप एवरेज भी निकाल लेंगे, तो ये आएगा 4.65। देखिए अब बात को समझिएगा दोस्त,
बात को आप समझिएगा बड़े इत्मीनान से कि ये आखिर हो क्या रहा है। इसमें आप ये देख रहे हैं कि ये आपके जींस के पैंट की संख्या बढ़ती जा रही है और आपकी टोटल यूटिलिटी लगातार घटती जा रही है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसकी टोटल यूटिलिटी क्या है, पहली यूनिट की 8 है तो दूसरी यूनिट में आप इस दोनों को ऐड कर देंगे 13 आएगा, और इसमें पूछे तो आप इसको भी ऐड कर देंगे 14 आएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें आप लोग एक चीज़ बहुत स्पष्ट तरीके से देख पा रहे होंगे कि इसकी जो टोटल यूटिलिटी है वो घट रही है। दोस्तों, ऐसा होता क्यों है? आप इस बात को समझिए कि अगर आपके पास एक जींस का पैंट है, आप अपने दिमाग में थोड़ा जोर डालिए और अर्थशास्त्र में इस बात को समझने का प्रयास करिए कि अगर आपके पास एक जींस का पैंट है तो उसकी उपयोगिता ज़्यादा होगी, लेकिन अगर आपने दो जींस का पैंट ले लिया तो आपकी उन दोनों पैंट, दूसरा जो पैंट लेंगे उससे मिलने वाली उपयोगिता पहले की तुलना में कम होगी। ऐसे जब आपके पास 3 जींस के पैंट हो जाएंगे तो उसकी उपयोगिता और कम हो जाएगी, मतलब उसकी उपयोगिता कम होती जाएगी। एक दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, आप बहुत तेज़ी से भूखे हैं और आपको पहली रोटी जो मिलेगी, आपको पहला रोटी है मतलब आपको एक रोटी दी गई तो उससे जो उपयोगिता मिलेगी मेरी दोस्तों, दूसरे से उसके जो मतलब पहली में अगर 8 यूनिट मिल रही है तो दूसरी यूनिट में दूसरी रोटी में 5 यूनिट मिलेगी। मतलब पहले जब आप भूख ज़्यादा लगी थी तो उसकी उपयोगिता आपके लिए ज़्यादा थी। अगर आपको भूख ज़्यादा लगी है तो आप पहली रोटी के लिए 8 रुपये भी दे सकते हैं, लेकिन अगर दूसरी रोटी के लिए आप 8 रुपये नहीं देंगे, उसकी उपयोगिता निश्चित तौर पर आपके लिए कुछ कम हो गई होगी और आप उसके लिए पैसा उतना नहीं देंगे। तो हमारे कहने का मतलब प्रिय विद्यार्थियों बस इतना सा है कि आपकी जो यूटिलिटी है वो धीरे धीरे इंक्रीज क्यों हो रही है, धीरे धीरे जो यूटिलिटी है इंक्रीज वो डिक्रीज क्यों हो रही है, वो डिक्रीज इसलिए हो रही है क्योंकि आपके लिए उसकी आवश्यकता ही कम होती जा रही है। बात को बड़े तमीज़ और तहजीब से समझिएगा। देखिए, अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, कि मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है कि एक एडिशनल यूनिट के जुड़ने से जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसे हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। बात को समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि जो एडिशनल यूनिट है, देखिए पहले आपका कितना था बताइए, 8 यूनिट। पहले 8 यूनिट था ना, 8 यूनिट में से आप ये बताइए दूसरा जब हमने लाया तो टोटल यूटिलिटी 8 5 13 हुआ, और 13 में से आपको 8 घटा देना है तो कितना आएगा, 5। और यही तो 5 था। अरे मेरे भाइयों, यही तो 5 था, वही 5 तो लिख रहे हैं यहाँ पे। तो एक एडिशनल यूनिट जुड़ने से जो उपयोगिता प्राप्त होगी मेरे प्यारे दोस्तों, उसको सीमांत उपयोगिता कहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, चाहे आप स्टैटिक्स के पेपर में भी इसका यूज़ होगा। हमने आपको बताया कि यही अगर तीनों चीज़ आपने समझ लिया तो यही आगे चल के टोटल कास्ट बनेगा, यही आगे चल के टोटल प्रोडक्शन बनेगा, यही आगे चल के मार्जिनल कास्ट और मार्जिनल प्रोडक्शन भी बनेंगे। तो तीनों यूनिट कवर होंगी इसमें। और उसके बाद अगर हम आप लोगों से बात करें एवरेज यूटिलिटी के बारे में, तो दोस्तों आप लोग बहुत स्पष्ट तरीके से ये बात जानते होंगे कि एवरेज का मतलब क्या होता है। हम एवरेज कैसे निकालते हैं? शुरू से ही निकालते हैं कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो उसी प्रकार दोस्त, यहाँ पे जो पहली यूटिलिटी 8 है, यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे, 8 5 13 करेंगे, संख्या से भाग देंगे 2 है, यहाँ पे इकाई 2 है। वैसे ही आप यहाँ जोड़ के 8 5 13 प्लस 1 जोड़ के आप 3 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण 3 कंसेप्ट रहे। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में। आप लोग इसके लिए करें क्या कि बुक पढ़ लें और ये सारी चीज़ों को समझ लें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।